नमस्कार। कभी सोचा है एक पेड़, एक जिंदा खड़ा हुआ पेड़, उसकी असली कीमत क्या हो सकती है? देखिए, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हमारे जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। आज हम एक ऐसे ही ग्लोबल एफर्ट को समझने जा रहे हैं जो मानता है कि जंगलों को जिंदा रखने में उन्हें काटने से ज्यादा फायदा है। तो चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले फैक्ट से। दुनिया भर में जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उसका लगभग 10% सिर्फ जंगलों की कटाई और उनकी खराब होती हालत की वजह से है। अंदाजा लगाइए ये कितना है। मतलब दुनिया की सारी गाड़ियां, ट्रक, बसें, हवाई जहाज सब मिलाकर जितना धुआं छोड़ते हैं, लगभग उतना ही। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो सीधे सीधे हमारे प्लैनेट के बढ़ते टेम्परेचर से जुड़ी है। और यहीं पे वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर ढूंढ रही है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए एक खास मैकेनिज्म बनाया गया, और उसी का नाम है रेड प्लस। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे जंगल और क्लाइमेट का कनेक्शन। फिर देखेंगे कि ये रेड प्लस आखिर बना कैसे, ये काम कैसे करता है, इसके प्लस फायदे क्या हैं, और आखिर में इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, जंगल हमारे ग्रह के फेफड़ों की तरह हैं, है ना? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे सोख लेते हैं जैसे कोई स्पंज पानी को। इसीलिए इन्हें कार्बन सिंक भी कहते हैं। और इसी सीधे कनेक्शन ने REDD प्लस जैसी पहल की नींव रखी। सिंपल सा हिसाब है, ज्यादा जंगल मतलब हवा में कम कार्बन। अब ये रेड प्लस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। ये धीरे धीरे कई स्टेजेस में डेवलप हुआ है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं और देखते हैं कि इसके नाम का हर एक अक्षर क्या कहता है। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 2005 में। तब बात थी सिर्फ रेड की, मतलब जंगलों की कटाई से होने वाले एमिशन को कम करना। फिर 2 साल बाद 2007 में इसमें एक और डी जुड़ा, डिग्रेडेशन के लिए, यानी जंगल की क्वालिटी जो गिर रही है उसे भी रोकना। और फिर आया 2010 का साल, जब इसमें वो जादुई प्लस जुड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। तो शुरुआत में था सिर्फ RED रेड। इसका आइडिया एकदम सीधा साधा था। जो डेवलपिंग देश हैं उन्हें बस पैसे दो ताकि वो अपने जंगल ना काटें। सिंपल, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव। फिर आया REDD रेड डबल डी के साथ, और यहां बात थोड़ी और गहरी हो गई। ये समझा गया कि प्रॉब्लम सिर्फ जंगलों को पूरा का पूरा साफ कर देना नहीं है। अरे जंगलों की हेल्थ जो धीरे धीरे खराब हो रही है, कहीं अवैध कटाई हो रही है, कहीं आग लग रही है, ये भी तो उतना ही बड़ा खतरा है ना? और फाइनली आया रेड प्लस। और इस प्लस ने तो समझिए गेम ही बदल दिया। अब फोकस सिर्फ नुकसान रोकने पर नहीं था, अब बात थी एक्टिवली जंगलों के लिए कुछ अच्छा करने की। मतलब जो जंगल हैं उन्हें और बेहतर बनाओ, नए पेड़ लगाओ और उनका मैनेजमेंट ठीक से करो। तो ये सिर्फ डिफेंसिव गेम नहीं रहा, अब ये एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी भी बन गया। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री तो समझ आ गई, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है जमीन पर? मतलब कोई देश इस आइडिया को असली पैसों में कैसे बदलता है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। रेड प्लस को समझिए एक ग्लोबल परफॉर्मेंस बोनस, जंगलों को बचाने के लिए। जो देश अपने जंगलों को बचाने में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे इंटरनेशनल लेवल पे पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है, जितना अच्छा काम उतना बड़ा इनाम। तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 मेन स्टेप्स में होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, स्ट्रैटेजी बनाना। मतलब देश पहले अपना होमवर्क करता है, हमारे जंगल कहाँ हैं, कैसे हैं और उनको बचाने का प्लान क्या है। स्टेप 2, उस प्लान को लागू करना, एक्शन लेना। जैसे जंगलों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी या वहां के लोकल लोगों को नए काम धंधे दिए। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन। सैटेलाइट से, जमीन पर टीमों से ये डबल चेक किया जाता है कि जो दावे किए गए वो सच है भी या नहीं, क्या जंगल सच में बचे। और आखिरी स्टेप, जब ये सब साबित हो जाता है तब मिलता है पैसा, मतलब रिजल्ट बेस्ड पेमेंट। नो प्रूफ नो पेमेंट। तो ये तो हो गई पैसे की बात, पर अब आते हैं उस हिस्से पर जो रेड प्लस को वाकई में खास बनाता है, और वो है इसका प्लस साइन। ये सिर्फ कार्बन की कहानी नहीं है, ये उन को बेनिफिट्स की बात है जो इससे एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। तो ये प्लस क्या है? इसका मतलब है कि जब हम जंगल बचाते हैं तो हम सिर्फ कार्बन को कैद नहीं कर रहे हैं।
अरे हम तो उन हजारों लाखों जीव जंतुओं का घर बचा रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं। हम उन लोकल कम्युनिटीज को ताकत दे रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी, जिनका कल्चर, जिनकी रोजी रोटी इन जंगलों से जुड़ी है। इससे गरीबी कम करने में मदद मिलती है और गवर्नेंस भी बेहतर होती है। और ये बात ना प्लस के ह्यूमन साइड को, उसके इंसानी पहलू को सामने लाती है। ये मानती है कि जो लोग सदियों से इन जंगलों के साथ रहते आए हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वही इनके सबसे अच्छे रखवाले हैं। सच तो ये है कि उनके ज्ञान और उनकी भागीदारी के बिना जंगलों को बचाने की कोई भी कोशिश कामयाब हो ही नहीं सकती। अब सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, एक शानदार आइडिया है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना उतना आसान नहीं है। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा कि आखिर इसके रास्ते में रोड़े क्या-क्या हैं। तो कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है लीकेज। सोचिए, सरकार ने एक एरिया में जंगल कटने से रोक दिया तो जो काटने वाले थे वो बस बाजू वाले जंगल में चले गए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सिर्फ शिफ्ट हो गई। दूसरी बड़ी चुनौती है परमानेंस। मतलब आज जो जंगल बचाया है, क्या वो 50 साल बाद भी बचा रहेगा? इसकी क्या गारंटी? फिर सवाल आता है फाइनेंसिंग का। इतने बड़े काम के लिए लगातार पैसा कहां से आएगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे पक्का करें कि लोकल और इंडिजिनस लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और फैसलों में उनकी आवाज सुनी जाए। इन सब के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, पर ये रास्ते आसान नहीं हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात क्या है? रेड प्लस का पूरा मकसद सिर्फ एक है, जंगलों में जो कार्बन कैद है उसे एक फाइनेंशियल वैल्यू देना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां एक जिंदा जंगल एक कटे हुए जंगल से ज्यादा फायदेमंद साबित हो, क्योंकि जब फायदा होगा तो उसे बचाने का मोटिवेशन भी आएगा। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हम वाकई किसी ऐसी चीज की कीमत लगा सकते हैं जो प्राइसलेस है, जो अनमोल है? और क्या एक मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन हमारे इन कुदरती खजानों को बचाने का वाकई सबसे अच्छा तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।